आज हम लोग पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पैन ऑफ कंट्रोल। जी हाँ, ये आंसर जो है एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि क्या होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो मैं पहले आपको लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ व्हाट डू मीन बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल, और उसके बाद समझेंगे हम लोग लिखना कैसे है। देखिए, एक इंसान जो है चाहे वो कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, वो एक टाइम पे कुछ लिमिटेड लोगों को ही कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल एज इन संभाल सकता है, मतलब उसकी मैनेजरल कैपेसिटी की भी एक लिमिट होती है कि वो कितने लोगों को एक टाइम पे संभाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को हिमालयाज ले जाता था ट्रैकिंग करने, दैट इज़ अलग अलग जगह पे हिमाचल प्रदेश की ट्रैकिंग करने ले जाता था। तो मेरी कुछ कैपेसिटी है कि हाँ भाई, मैं इतने लोगों को ही संभाल सकता हूँ जब मैं ट्रैकिंग करने ले जा रहा हूँ। तो वो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल है कि कितने लोगों को मैं इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता हूँ या संभाल सकता हूँ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मेरे को बोला जाए कि मैं अकेला 500 लोगों को संभालूँ तो वो शायद पॉसिबल नहीं है, स्पेशली ट्रैकिंग कराने के टाइम पे, क्योंकि ट्रैकिंग कराने जैसी एक्टिविटी में हम लोगों को देखना पड़ता है कि हर एक जन सेफ है या नहीं है, हर एक जन अपनी एक्टिविटीज़ बराबर से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे पर्सनल की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो सबको वॉच रख सके। तो व्हाट डू मीन बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल? एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? तो वो लिखा है, पढ़ते हैं। The number of subordinates that a manager can effectively control is called span of control. There is a limit to the ability and capacity of superior to effectively manage and control his subordinates. कहने का मतलब एक मैनेजर कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, उसकी एक लिमिट होती है कि वो इफेक्टिवली कितने लोगों को मैनेज कर सकता है। However, a capable manager may be, he cannot control more than certain number of person effectively. चाहे वो जितना भी कैपेबल मैनेजर क्यों ना हो, वो कुछ लोगों को ही कंट्रोल कर सकता है। एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा लोगों को वो इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जितने लोगों को वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इजी। अब बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को? तो सबसे पहला, टाइम डिवोटेड बाय मैनेजर, कि कितना टाइम डिवोट करता है मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम डिवोट करेगा उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोच और उसकी टीम के बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि कैसे कोच सोच रहा है, किस डायरेक्शन में सोच रहा है, और उसको भी टीम के बारे में आइडिया आता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा वाइड हो जाता है, ईजी हो जाता है, और ज़्यादा लोगों को एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया नया कोच बना है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं इतनी इफेक्टिवली या एफिशिएंटली नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। तो सबसे पहला है कितना टाइम डिवोट किया मैनेजर ने अपनी टीम के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। सेकेंड, ट्रेनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। देखिए, कोई नए एम्प्लॉयज़ होंगे जो नौसिखिए हैं, जरा भी उनको नॉलेज नहीं है कंपनी के बारे में, कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारा टाइम चला जाएगा उनको सिखाने में ही काम। लेकिन अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है तो उनको पता है कि उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है कंपनी में, तो उतनी कम गाइडेंस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सचिन तेंदुलकर को कोचिंग की बात करें तो उसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वैसे विराट कोहली को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है या उनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक कंफर्ट जोन की बात हो जाती है कि हाँ भाई, क्या वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि ट्रेनिंग में तो वो ऑलरेडी इतना ट्रेन कर चुके हैं। ऑफकोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ट्रेनिंग को ग्रांटेड ले सकें, हमको टाइम टू टाइम इवॉल्व तो होना ही पड़ता है, बट इट इज़ मोर अबाउट कितनी अच्छी तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और जो ट्रेनिंग से ही आता है। तीसरा, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होता है रिलेशनशिप उतनी एस्टैब्लिश रहती है। ज़्यादातर 10 में से 9 रिलेशनशिप जो नहीं वर्क करती है वो होती है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से। अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करते, या आपका रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप अपनी बात रख सकते हो, या हो सकता है आपकी बात को गलत लिया जाता है, तो इसका मतलब आपके कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है। तो जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो कंपनी का, या आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात करो, या अपने पर्सनल रिलेशनशिप की बात करो, या कोई भी रिलेशनशिप की बात करूं, तो उसमें कम्युनिकेशन से बड़ा इंपॉर्टेंट
कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। फोर्थ, कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर कितना कैपेबल है। हो सकता है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी दी गई, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैनेजर जो है वो एफिशिएंट ही नहीं है, इंटेलिजेंट ही नहीं है, उस रोल के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो भले कितनी भी अच्छी कम्युनिकेशन क्यों ना हो जाए, अगर मैनेजर कैपेबल ही नहीं है या सबऑर्डिनेट्स और मैनेजर के बीच में जो थिंकिंग डिफरेंस आ चुका है, तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरी है कि मैनेजर अपनी एबिलिटीज़ को एनहांस करता रहे, वो भी इंटेलिजेंट हो, वो समझ सके कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इन द सेम वे स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसकी एबिलिटी पे बहुत मैटर करता है, उसकी इंटेलिजेंस पे भी बहुत मैटर करता है। फिफ्थ, नेचर ऑफ वर्क। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का काम है। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल करना बहुत इजी होता है, या फिर हम लोग एक साथ बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, और वही मैनेजर वही टीम का जब कोई और काम करता है जो अलग है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाता है, जहाँ पे बहुत कम लोगों को मैनेज करना पॉसिबल हो पाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मोनोटोनस काम है, रूटीन काम है, एक जैसा ही काम करना है, तो वहाँ पे एक मैनेजर हो सकता है 100 लोगों को कंट्रोल कर सके। क्यों? क्योंकि एक जैसा ही काम करना है, वहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल करना ईजी है। लेकिन जहाँ पे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मोनोटोनस काम नहीं है, जहाँ पे ऐसा कुछ काम है जहाँ पे नए नए चैलेंजेस रोज आते हैं, तो वहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाता है कम। दैट इज कम लोगों को वो इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो नेचर ऑफ वर्क क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम के लिए हो सकता है एक इंसान 100 जन को कंट्रोल कर ले, और एक काम के लिए हो सकता है एक इंसान सिर्फ 5 जन को ही कंट्रोल कर पाए या मैनेज कर पाए। सिक्स्थ, प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग की ज़रूरत हर चीज़ में होती है, चाहे वो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, हर चीज़ में प्लानिंग होती है, क्योंकि प्लानिंग सबसे पहला स्टेप होता है मैनेजमेंट का। PODC भी अगर आपने पढ़ा हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, तो उसमें भी सबसे पहला स्टेप प्लानिंग ही आता है। पोस्ट को पढ़ा हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, तो उसमें भी सबसे पहले P, दैट इज प्लानिंग ही आता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में भी ज़रूरी है कि हम लोग प्लानिंग करें कि कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, मैनेजर कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, कैसे मैनेज करेगा, तो उसकी प्लानिंग होना ज़रूरी है। सेवंथ, डायनामिज्म ऑफ बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस कितना डायनामिक है, क्या चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बिजनेस भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिजनेस अपने आप को, उसके हिसाब से भी स्पैन ऑफ कंट्रोल पे असर पड़ता है। अगर एक ही जैसी टेक्नोलॉजी चली आ रही है, तो हो सकता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल तो बहुत वाइडन हो गया, लेकिन बिजनेस ही ग्रो नहीं कर रहा है। तो अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? मैनेजर को भी साथ साथ में अपने आप को इवॉल्व करना होता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी साथ साथ में इवॉल्व करना होता है, क्योंकि जो इवॉल्व नहीं कर पाता वो चल नहीं पाता। मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट बहुत इंपॉर्टेंट थियरी थी डार्विन की, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव कर पाता है आज की जनरेशन में। तो फिट वही रहता है जो इवॉल्व होता है टाइम टू टाइम। हम लोग ह्यूमंस क्यों इतना सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि हम टाइम टू टाइम इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस आया, हमारी बॉडी ने इवॉल्व कर लिया अपने आप को, हम लोग इम्यून हो गए धीरे धीरे, ताकि हम लोग ऐसे वायरस से इजीली कंट्रोल या फिर इजीली फाइट कर सके। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन का प्रोसेस। तो जो इवॉल्व नहीं हो पाते या जो फाइट नहीं कर पाते चेंज के साथ, या चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो टूट जाते हैं, मर जाते हैं। तो डार्विन ने भी ये बोला था कि हमको चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करते रहना है, और जो इवॉल्व नहीं कर पाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो बिजनेस भी डायनामिक है, तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि वो डायनामिक रहे, चेंजिंग सिचुएशन के साथ, चेंजिंग टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व करे, और उसकी वजह से भी स्पैन ऑफ कंट्रोल के ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और लास्ट, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, के कितना काम सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में हो रहा है कंपनी के अंदर, कितना काम डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में हो रहा है कंपनी के अंदर, उस पर भी डिपेंड करता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा रहेगा। अगर हम लोग सारा काम दूसरों से करवाते हैं तो कंट्रोलिंग भी ज़्यादा चाहिए। हम लोग सारा काम खुद ही कर रहे हैं तो वहाँ पे कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप को ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसा एनवायरनमेंट है कंपनी के अंदर, सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में काम कर रही है, डिसेंट्रलाइज। तो जितनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा आप पावर बांटोगे, अथॉरिटी दोगे, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप दे सकते हो, और वाइस वर्सा वैसे जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उतनी पावर भी देनी पड़ेगी। सिंपल है। तो उसकी वजह से भी स्पैन ऑफ कंट्रोल पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको 8 पॉइंट समझ में आए होंगे।
ये एग्जाम में आंसर आता ही है हर बार, तो इसको ध्यान से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से अपने वर्ड्स में भी लिख सके एग्जाम में अगर आए तो। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।